नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत देर बाद क्लास लेकर आए हैं, कम से कम 7-8 दिन बाद। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्शन कमीशन। चैप्टर 14 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर 15 जो है इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर 329 तक है। पहले हम इसके आर्टिकल देख लेते हैं कि आर्टिकल्स में क्या क्या आता है। बहुत इजी है। उसके बाद हम इसके चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेंगे। बाद में हम देखेंगे जो हमारी नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टीज के जो स्टेटस मिलते हैं हमें, वो किस बेस पे मिलते हैं, हम उसको देखेंगे। पहली हम आर्टिकल जो है हमारा 324 में है कि सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल जो हमारी इलेक्शन स्टेट्स की होंगी, स्टेट्स के बाद जो है हमारी लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद जो जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल की होती है, एमएलसी की इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अगर ये सभी इलेक्शंस कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। मगर अगर आपको कोई पूछे कि स्टेट जो पंचायत इलेक्शंस होती हैं, म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन होती हैं, वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, वो एक स्टेट का अपना होता है। 325 में नो डिस्क्रिमिनेट, हम किसी को भी मेल फीमेल यानी कि सेक्स, जेंडर, सेक्स, कास्ट, रिलीजन और रेस के आधार पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आप वोट नहीं डाल सकते। हाँ, हम एज के ऊपर कर सकते हैं। अगर किसी की एज 18 साल से कम है तो उसे हम वोट पाने का अधिकार नहीं है। 18 साल या 18 साल से प्लस वाला ही वोट जो है डाल सकता है। 326 अडल्ट फ्रेंचाइज वही है कि लोकसभा, राज्यसभा में अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर यानी कि 18 साल से ऊपर ही वाला वोट जो है डाल सकता है। प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई चेंज करनी है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्शन प्रोसीजर का कोई भी चेंज लेकर आना है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट करेगा। 327, 328 का है लेजिस्लेचर जो नीचे वाला है। जैसे पंजाब में महिला की जो पार्टिसिपेशन है 33 से लेके 50 तक जो एमएलसी पंचायत इलेक्शंस में है, वो स्टेट लेजिस्लेचर है। कहाँ पे? 328 पे। 329 है बार टू इंटरफेरेंस, जैसे आप लोग एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, वो आगे जाकर मेजोरिटी देकर अपना सीएम और प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। मगर मान लो किसी पे धांधली होती है, इलेक्शन फेयर नहीं होता, तो वो मामला हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट वो यहीं पे बार टू इंटरफेरेंस, आर्टिकल 329। मान लो अगर जो वाइस प्रेसिडेंट का मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी हुई है तो वो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन के ऊपर कोई शक होता है तो वो आप प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते, आप वोट देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो वो कहाँ पे जाएगा? मामला हाई कोर्ट में। एमपी यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं से बनता है, सीएम भी उन्हीं से बनता है, वो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक है। जहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी वोटिंग मशीन है, वो सबसे पहले 1982 में शुरू हुई थी केरला में। उसके बाद जो विधानसभा में सबसे बार पहली यूज हुई थी 1998 राजस्थान में। लोकसभा में जब यहाँ पर भी सही पाई गई और बाद में हुई 2004। लोकसभा में अगर पहली बार कोई यूज हुई तो 2004 में हुई थी। नोटा पहली बार यूज हुआ था 2013 में। जहाँ पे आप छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपने याद रखना है। एक तो 326, 27 और 28, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 325 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन और रेस। इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ 2 आदमी और होते हैं, वो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो पहला इन दोनों का एक हेड होता है जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। दोनों की सैलरी सेम होती है, अलाउंस सेम होती है और इनकी पावर भी सेम होती है। कुछ ये कंफ्यूज मत होना, सैलरी भी सेम, पावर भी सेम और अलाउंस भी सेम होते हैं। अगर किसी
मान लो किसी केस में अगर ये फैसला नहीं कर पाते तो तीनों में से जिस तरफ 2 की मेजोरिटी होगी उसी के बेस पे ऊपर फैसला लिया जाएगा। सो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है, अगर इन्होंने रेजिग्नेशन देनी होती है वो भी प्रेसिडेंट को ही देनी होती है। तो सैलरी जो होती है इनकी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, लेकिन तीनों की सेम होती है। पहले 1950 से लेकर 89 तक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, सिर्फ एक ही बंदा, ये 2 लोग नहीं होते थे। 89 के बाद 89 के बीच में 5-6 महीने जो था वो 3 लोग हो गए थे, जो प्रेजेंटली क्राइटेरिया है, एक इलेक्शन कमिश्नर चीफ और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 1990 जनवरी में 90 से 93 में आकर जो था जनवरी टू अक्टूबर के मंथ तक जो था जनवरी, जहाँ पे अक्टूबर जो है जहाँ पे आकर फिर वापस वाला सेम वाला क्राइटेरिया अपनाया गया था, एक इलेक्शन कमिश्नर ही होगा, 2 लोग नहीं होंगे। लेकिन सिंस अक्टूबर 1993 के बाद फिर प्रेजेंट वाला क्राइटेरिया आ गया, जो जहाँ पे था 1+2 यानी कि 3 लोग। एक जो प्रेजेंट जो आपको पूछ सकते हैं कि सबसे पहले 1980 तक कौन सा क्राइटेरिया था, सिर्फ एक, बीच में आकर 3, फिर एक हो गया, फिर उसके समय जब राजीव गांधी की सरकार थी, और इस सारे के सारे फेज में किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की, इसको आप याद रखना, ठीक है। एज जो होती है 65 तक होती है इनकी, मैक्सिमम ईयर इनकी जो है वो 6 साल तक रह सकते हैं, और 65 इनकी एज है। जो ज्यादातर इलेक्शन IAS ऑफिसर होते हैं, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो संविधान में बिल्कुल नहीं रखा गया, जैसे सिटीजन शब्द नहीं रखा गया, ठीक है, और भी काफी चीजें हैं जो संविधान में डायरेक्ट नहीं लिखी गई, ऐसे जो है इनकी क्वालिफिकेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई। सो जो स्टेट्स की जो रीजनल, जैसे हर एक स्टेट का अपना एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनको हटाना किसने है, इसने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। सो आगे हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है इनकी सैलरी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस नहीं, जज के बराबर, पावर सेम होती है इनकी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन इनकी संविधान में नहीं लिखी गई। सो नेक्स्ट हम देखते जा रहे हैं कि हमारी रीजनल और नेशनल पार्टी का स्टेटस हमें कैसे मिलता है। पहले हम देखते हैं रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी में जहाँ तो विधानसभा में आपकी स्टेट का जितना वोट है उसका 8% वोट शेयर अगर आप पार्टी लेकर जाती है तो आप रीजनल पार्टी में आएंगे। विधानसभा में 6% वोट शेयर प्लस 2 MLA। 8 से शुरू होता है, 8 इसको याद रखने का तरीका है, 8 से शुरू होता है कि 8% वोट चाहिए। अगर 8 से 6 हो जाता है, 2 कम होगा तो 2 MLA होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा में 6% वोट शेयर प्लस 1 MP, ठीक है। जैसे आम आदमी पार्टी है तो उसका जो MP है वो अभी एक ही है, वो है भगवंत मान, लेकिन उसका वोट शेयर जो है वो 23-22% के आसपास है, तो वो एक रीजनल पार्टी है। अगर भगवंत मान हारता है MP नेक्स्ट टाइम, कोई भी MP नहीं जीता, वोट शेयर जितना मर्जी हो, लेकिन फिर भी अगर 8% से ऊपर हुआ तो होगा, ठीक है, मिनिमम 8% होना चाहिए, नहीं तो 6% प्लस 1 MP, 6% प्लस 2 MLA। तीसरा है कि विधानसभा में 3% सीट जीते प्लस 3% सीट्स प्लस यानी कि 3 MLA। सो ये 3 कंडीशंस है, आपने 4 कंडीशंस है, आपने याद रखना है। विधानसभा में 8% वोट, विधानसभा में 6% वोट शेयर जहाँ 2 MLA, लोकसभा में 6% वोट शेयर प्लस 1 MP, जहाँ पे विधानसभा में 3% सीट्स जहाँ 3 MLA। सो नेशनल पार्टी है, जहाँ पे नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है, जितनी भी आपकी लोकसभा की सीटें हैं उनकी 2% सीटें जीतनी चाहिए, नियर अबाउट 10-11 के आसपास बनती हैं, जहाँ तो आप वो जीतो, प्लस 3 स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में आपने टोटल 10% सीटें जीतनी है, सॉरी 2% सीटें अलग अलग 3 स्टेट्स में होनी चाहिए मिनिमम, अगर आपने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करना है। दूसरा है लोकसभा या विधानसभा में आपके पास 6% वोट शेयर हो आपका, प्लस मिनिमम 4 स्टेटों में और 4 आपके MP होनी चाहिए लोकसभा की।
किसी भी लोकसभा में आपके 6% वोट, 6% आपका वोट होना चाहिए, प्लस 4 स्टेटों में होना चाहिए और 4 आपके एमपी होना चाहिए। और इधर आपका जो है मतलब जहाँ फिर तीसरी कंडीशन है आपकी, जहाँ पे रीजनल पार्टी कम से कम 4 स्टेटों में होनी चाहिए। नेशनल पार्टी में 3 पॉइंट है, जहाँ एक तो सिंपल है, रीजनल पार्टी 4 स्टेटों में होनी चाहिए, आप नेशनल पार्टी कहलाएंगे। जहाँ 2% सीट जीत जाइए, 543 है अभी, उसका 2% सीट, और वो कम से कम 3 स्टेटों में जीतना है, जहाँ 6% वोट प्लस 4 स्टेट्स प्लस 4 एमपी, 2 3 6 4 4, नीचे कम से कम 4 स्टेटों में, ये आपने याद रखना है। 2 3 6 4 4, नीचे फिर 4, ये क्या है 2% सीट प्लस 3 स्टेटों में, 6% वोट शेयर प्लस 4 स्टेटों में 4 एमपी होने चाहिए, नीचे आपका कम से कम 4 स्टेटों में आपकी रीजनल पार्टी होनी चाहिए। सो ये आपका है रीजनल पार्टी का स्टेटस और नेशनल पार्टी का स्टेटस, ऐसे आप हासिल करोगे। और इसका जो सेक्रेटरी है इलेक्शन कमिश्नर का, वो आपको पता है न्यू दिल्ली में है। सो इसको आपने याद रखना है। 15 का लास्ट फेस है। सो इसमें हम अब देखते हैं कि जो हमारी इलेक्शन कमिश्नर के अंदर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 52nd अमेंडमेंट के तहत आया था, और जे वाला जो है राजीव गांधी की समय उस वक्त सरकार थी। और 10th शेड्यूल, जो 12 शेड्यूल है उनमें से 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। सो ये कब लागू होता है, कौन से कैंडिडेट्स के ऊपर लागू होता है, कौन से कैंडिडेट के ऊपर लागू नहीं होता है। जहाँ पर नो लिखा है इसका मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये लागू नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर ये लागू होगा। जैसे कोई कैंडिडेट है पार्टी का, वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक है। एक जहाँ पे है कि अगर पार्टी का दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, एक है रिजाइन करके इस पार्टी की मेंबरशिप की, जैसे कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है वो रिजाइन कर दे मेंबरशिप से, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, जहाँ रिजाइन के बिना भी अगर ज्वाइन कर ले तो भी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमएलए है या एमपी है, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, उसके ऊपर भी लागू होगा। अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट किया विधानसभा में या लोकसभा में तो भी इसके ऊपर लागू होगा। अगर विधानसभा में या लोकसभा में कोई बिल लाया गया है, उस वक्त वो एब्सेंट है, तो भी उसके ऊपर लागू होगा। लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसे अपनी मतलब जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसको जाकर अपना लिखती में बयान देना है कि मैं इस कारण से एब्सेंट रहा, तो अगर उसने माफ़ कर दिया फिर उसके ऊपर नहीं लगेगा। अब वो कंडीशन है जहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अगर दो पार्टियां आपस में जुड़ जाएं, आपस में गठबंधन कर लें, जैसे एनडीए और यूपीए कर लें, होगा तो नहीं। जैसे पंजाब में है, अगर इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आम आदमी पार्टी किसी के साथ अलायंस कर लेती है, जहाँ कांग्रेस किसी के साथ अलायंस कर लेती है, तो नहीं होगा। इलेक्शन चाहे अलग अलग लड़ा हो, कैंडिडेट कोई पार्टी अपने कैंडिडेट को डिसमिस करती है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को कर दिया था, तो भी उसके ऊपर लागू नहीं होगा। अगर वो किसी भी पार्टी में चला जाए उसके ऊपर लागू नहीं होगा। 1/3 कैंडिडेट जो उनके हैं जीते हैं, अगर वो 1/3 पार्टी छोड़कर चला जाए या पार्टी छोड़कर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन वो 1/3 यानी कि 33%, तो भी उन लोगों के ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। जहाँ दो बड़ी पार्टियां आपस में मिल जाएं तो भी उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। सो इसको आपने ध्यान देखना है। और एक और बात याद रखनी है, जो वोट डालते समय आपके हाथ के ऊपर जो स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसमें, ठीक है। वो जब तक नेक्स्ट आपका जेनेटिक्स बॉडी के ऊपर चेंज नहीं होता तब तक वो आपका निशान जो है आपकी उंगल से फिंगर से कभी जाएगा नहीं। तो आपने ये याद रखना है एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं। सो पार्टी के अगेंस्ट वोट किया तो भी लगेगा, एब्सेंट हो तो भी लगेगा, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट को 15 दिन के अंदर मिलना है।
रिज़ाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन की तो भी लगेगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा तो भी उसके ऊपर एंटी इन्फेक्शन लॉ लगेगा, और ये वो है जहाँ पर नहीं लगेगा। सो ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट